विद्यार्थियों नमस्कार, घना घना राम राम। आज हम कक्षा 10वीं का दूसरा पाठ संघर्षकालीन भारत का तुगलक वंश पढ़ेंगे। तुगलक वंश के बारे में, इसकी स्थापना कब व कहाँ हुई, कैसे हुई और इसमें कौन कौन से शासक रहे हैं, सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, इसमें से एक ही प्रश्न बनता है 4 नंबर का, कहाँ से बनता है वो भी बता दूंगा मैं। इसमें 3 शासकों के नाम याद रखने, एक तो गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक हम इसको कह सकते हैं। इसने 1320 ईस्वी में अंतिम शासक, अंतिम कौन सा, खिलजी वंश का अंतिम शासक, खिलजी वंश का अंतिम शासक जो था खुसरव शाह की हत्या करने के बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की। इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। इसके समय में देखो, यह मानचित्र बना दूं मैं एक छोटा सा। यहाँ पर तेलंगाना में, यहाँ का शासक था प्रताप रुद्रदेव। इसके खिलाफ इसने अपने पुत्र को भेजा सेना लेकर के। तो इसका गयासुद्दीन तुगलक का जो पुत्र था उसका नाम था जूना खां। क्या नाम था? जूना खां। जूना खां का एक और नाम था उलुग खां। क्या नाम था? उलुग खां। और इसका एक और नाम याद रखना है अपने को, वो है मोहम्मद तुगलक। तो अपने को यही याद रखना है, मोहम्मद तुगलक। और इसी से प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर का। तो गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पर तेलंगाना में वारंगल भेजा इसको सेना लेकर, जूना खां को, जिसमें इसकी विजय हुई। उसके बाद में यहाँ जाजनगर उड़ीसा में भेजा, जिसमें जूना खां उलुग खां की विजय हुई। इसके बाद में जब वो वापस दिल्ली आ रहा था तो गयासुद्दीन तुगलक इसने क्या किया कि एक लकड़ी का भवन बनाया था। क्या बनाया था? लकड़ी का भवन बनाया था और उस भवन में बैठा हुआ था और हाथियों का खेल खेल रहा था। तो उसमें क्या हुआ, ये भवन गिर गया और भवन में गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1325 ईस्वी में। इसका जो शासनकाल है वो 1320 से 1325 ईस्वी तक। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता परीक्षा में, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है मोहम्मद तुगलक से। कहाँ से पूछा जाता है? मोहम्मद तुगलक से। अब देखो मोहम्मद तुगलक के बारे में। मोहम्मद तुगलक, जैसा नाम बता ही दिया तुमको, उलुग खां और जूना खां के नाम से भी इसको जाना जाता है, मोहम्मद तुगलक को। तो देखो, इसको और भी नामों से जानते हैं, जैसे रक्त का प्यासा। कौन सा तुगलक शासक? मोहम्मद तुगलक को कहते हैं। एक और इसका नाम है अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। ये 2 संज्ञाएं और इसको दी गई है कि रक्त का प्यासा और अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण किसको दी गई है? मोहम्मद तुगलक को। अब देखो, यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि मोहम्मद तुगलक की 4 योजनाओं का वर्णन करो। क्या प्रश्न पूछा जाता है? मोहम्मद तुगलक की 4 योजनाओं का वर्णन करो। और यही तुगलक वंश में से यही 4 नंबर का प्रश्न परीक्षा में आता है। तो देखो, इसकी 4 योजनाएं कौन कौन सी थी? मोहम्मद तुगलक यह शासक बना था 1325 में और 1351 ईस्वी तक इसका शासन रहा। तो मोहम्मद तुगलक की 4 योजनाओं का वर्णन करो, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और बर्नी एक इतिहासकार हुआ है, उसने इसकी 4 योजनाओं के बारे में बताया। किसने बताया? बर्नी ने। 4 योजनाओं के बारे में, सॉरी 5 योजनाओं के बारे में। मोहम्मद तुगलक की 5
योजनाएं इसने बताई है। तो वो कौन कौन सी योजनाएं? नंबर 1, देवगिरी को राजधानी बनाया, देवगिरी को राजधानी बनाया। दूसरी क्या योजना बताई? दोआब में कर वृद्धि। सभी को बताऊंगा, एक बार पहले इसको लिख लेते हैं। योजनाओं को दोआब में कर वृद्धि, खुरासान पर आक्रमण, चौथा है कराची अभियान। देवगिरी को राजधानी बनाया, दोआब में कर वृद्धि की और खुरासान पर आक्रमण करना, कराची अभियान। और एक और इसकी योजना थी सांकेतिक मुद्रा चलाना। क्या थी? सांकेतिक मुद्रा चलाना। तो देखो देवगिरी जो है वो यहाँ पड़ता है, देवगिरी, और दिल्ली है यहाँ पर। तो देखो उस समय तुगलक वंश का जो साम्राज्य है वो इतना फैला हुआ था, बहुत सारा क्षेत्र था। अब इसने देखा कि राजधानी दिल्ली में है तो यहाँ से पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखना मुश्किल है, तो इसने क्या किया कि देवगिरी को राजधानी बनाना अच्छा समझा, तो इसने देवगिरी को राजधानी बनाया। लेकिन साथ में यहाँ से जो रहने वाले लोग थे, सभी प्रजा को भी अपने साथ में, दिल्ली के सभी लोगों को भी अपने साथ में ले गया दिल्ली। तो बहुत सारे लोग जाते वक्त मर गए। फिर इसने क्या किया, देवगिरी से राजधानी दिल्ली लाया, तो बहुत सारे लोग आते समय मर गए। जो लोग गए थे उनको यहाँ पर जो वातावरण था वो अच्छा नहीं लगा, तो वापस दिल्ली राजधानी। तो ये योजना इसकी असफल हो गई थी। क्या हो गई थी? असफल। और देवगिरी को इसने राजधानी बनाकर इसका नाम परिवर्तन करके रखा था दौलताबाद। क्या रखा था? दौलताबाद नाम रखा था। तो ये इसकी पहली जो योजना थी, ये योजना असफल हो गई। दोआब में कर वृद्धि। अब देखो उस समय में इसको पैसों की बहुत जरूरत पड़ी, तो पैसों की जरूरत पड़ी, तो पैसों में इसकी जो आय थी वो कम थी, तो आय में वृद्धि करने के लिए इसने दोआब में कर वृद्धि। अब देखो दोआब शब्द है नहीं, दो नदियों के बीच की जमीन होती है। क्या होता है? दो नदियों के बीच में। तो देखो यहाँ दोआब क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से निकलती गंगा और इधर से ही निकल के यमुना जाती है। तो इन दोनों नदियों के बीच की जमीन, जो उत्तर प्रदेश का जो बहुत सारा क्षेत्र है वो उपजाऊ है। इन दो नदियों के बीच की जो जगह है उसको दोआब कहा गया है। क्या कहा गया है? दोआब क्षेत्र कहा गया। तो इस उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, तो उपजाऊ क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र में क्या किया इसने? कर वृद्धि, टैक्स बढ़ा दिया। क्या कर दिया? टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन क्या हुआ, उसी समय में यहाँ पर अकाल पड़ गया। क्या हो गया? अकाल पड़ गया। तो ये कर वृद्धि थी, इसकी जो आय बढ़ानी थी, ये योजना भी असफल हो गई। दोनों योजनाएं असफल। अब इसने क्या किया, जब ये यहाँ का शासक था दिल्ली का, उस समय ईरान में अस्थिरता थी। क्या थी? ईरान में। और ईरान में ही जगह खुरासान, तो खुरासान में कोई एक स्थिर शासक नहीं था। तो इसने क्या किया कि वहां पर आक्रमण करते हैं और उसको भी अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। लेकिन खुरासान में आक्रमण करने के लिए इसको बहुत सारे सैनिकों की जरूरत पड़ी। तो इसने क्या किया कि सेना भर्ती की, बहुत सारी सेना भर्ती की, और उन सैनिकों को 1 साल का एडवांस पैसा भी दे दिया, यानी उनकी सैलरी भी दे दी। अब खुरासान में जैसे आक्रमण करना था तो इसने ही वह योजना जो थी वो योजना बंद कर दी। अब वहाँ क्या हुआ कि स्थिरता आ गई थी, तो ये योजना भी इसकी असफल हो गई। उसके बाद में क्या हुआ? कराची अभियान। कराची यहाँ पड़ता है उत्तराखंड में, कराची का क्षेत्र, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, यानी जो हिमालय की जो तलहटी वाला भाग है यहाँ कराची है। तो कराची पे आक्रमण करने के लिए इसने सेना भेजी, सेना लेकर गया। लेकिन ये क्या हुआ कि जो हिमालय वाले क्षेत्र में तुमको पता बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बर्फ का स्खलन हुआ, जिसमें बहुत सारे इसके सैनिक बर्फ में दबकर मर गए। तो ये योजना भी इसकी असफल हुई। उसके बाद देखो एक और योजना इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। क्या हुआ, उस समय चांदी के सिक्के चलते थे। कौन से? चांदी के सिक्के। लेकिन चांदी बहुत ही महंगी होती थी, तो इसने क्या किया, तांबे के सिक्के चलाए। कौन से? तांबे के सिक्के चलाए, सांकेतिक मुद्रा चलाई। लेकिन क्या हुआ कि तांबा हर घर में था, तो लोगों ने क्या किया कि नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिया। तो ये सांकेतिक मुद्रा की योजना थी, ये भी असफल हो गई। तो इस तरह से इसकी जो 5 योजनाएं थी, देवगिरी को राजधानी बनाना, दोआब में कर वृद्धि, खुरासान पर आक्रमण, कराची अभियान और सांकेतिक मुद्रा, ये 5 योजनाएं
इसकी सफल नहीं हो सकी। तो यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर का, कितने नंबर का, 4 नंबर का, कि मोहम्मद तुगलक की योजनाओं का उल्लेख करो या वर्णन करो। तो ये प्रश्न आता है। इसके बाद में क्या हुआ, 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। तो इसका चचेरा भाई, इसके चाचा का लड़का है, वह दिल्ली का सुल्तान बना। अब कौन था वह, तो उसके बारे में भी बड़ा प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया और नहीं पूछा जाता है। अपने को 2-3 बातें उसकी याद रखनी है। कौन कौन सी, देखो, इसके चचेरा भाई था मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई कौन था, फिरोज शाह तुगलक। तो इतना याद रखना है, इसका नाम याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक। और ये कब, 1351 में दिल्ली का शासक बना, 1351 ईस्वी में। वैसे ये ईस्वी सन कब बना, ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इससे। और ये लगभग रहा 1388 ईस्वी तक, फिरोज शाह तुगलक। अब देखो इसके बारे में कुछ खास बातें हैं, वो याद रखनी। इसने जो नगर बसाए, वहां से प्रश्न पूछा जाता है, क्या नगर, इसके द्वारा बसाए गए नगर कौन कौन से थे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए नगरों के नाम लिखिए। तो नगरों के नाम देखो, फिरोज है, तो यहाँ से फिरोज से याद रखना है फिरोजाबाद। क्या याद रखना है, फिरोजाबाद। एक और नाम याद रखना है, हिसार फिरोजा, हिसार फिरोजा। और एक और नाम याद रख लेना, जौनपुर। कि ये यहाँ से प्रश्न बनता है 1 नंबर का कभी पूछे तो, कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए नगरों के नाम लिखिए। तो फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा और जौनपुर। अब देखो इसका एक पुत्र था, क्या था, पुत्र जिसका नाम था फतेह। क्या नाम था, फतेह। तो इसके और फिरोज शाह, इन दोनों के नाम से इसने सिक्के चलाए। क्या नाम चलाए, अपने व पुत्र के नाम के सिक्के चलाए। तो ये चीज भी याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने व पुत्र के नाम से सिक्के चलाए। इसका सबसे अच्छा जो कार्य है वो क्या है, देखो, फिरोज शाह तुगलक का जो सबसे अच्छा कार्य है, वो सबसे अच्छा कार्य इसने क्या किया, तो इसने सबसे अच्छा जो कार्य किया वो क्या, नहरों का निर्माण कराया, नहर निर्माण। क्या कराया, नहर निर्माण। नहर, और 2 जगह नहर बनाई इसने, 2 नदियों पर, एक तो सतलज नदी पर नहर बनाई और एक और बनाई यमुना नदी पर। तो ये अच्छे कार्य थे इसके, ये भी याद रखना कि सतलज नदी पर नहर किसने बनाई, किस तुगलक शासक ने बनाई, तो फिरोज शाह ने सतलज और यमुना दोनों नदियों पर नहरों का निर्माण कराया। और क्या किया इसने फिरोज शाह ने, कि जो गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम, इन पर एक कर लगाया, जजिया कर। ये एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। कैसा कर होता था, धार्मिक कर। और क्या किया, मुस्लिम धर्म में जो शिया समर्थक होते हैं, शिया मत को मानने वाले, शिया समर्थक, शिया मत को मानने वाले जो होते थे उनको शिया समर्थक कहते हैं। इनको क्या किया, मृत्यु दंड दिया। इनको क्या किया, मृत्यु दंड, यानी कि इनको तो मरवा दिया। और जो गैर मुस्लिम दूसरे लोग थे उन पर एक धार्मिक कर लगाया जिसका नाम था जजिया कर। इसने और क्या किया, देखो, इसने 5 प्रकार के सभी कर हटा दिए और 5 प्रकार के कर रखे। कितने प्रकार के, 5 प्रकार, सभी प्रकार के कर टैक्स इसने हटा दिए और 5 प्रकार के कर रखे। अब कौन कौन से, देखो, सॉरी 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के कर रखे। तो कौन कौन से, खरात, जकात, खम्स और जजिया।
ये 4 प्रकार के टैक्स रखे, बाकी सभी प्रकार के टैक्स को हटा दिया। तो ये याद रखना, खराज, जकात, खम्स और जजिया कर। इसके समय में दासों की संख्या में वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा वृद्धि फिरोज शाह तुगलक के समय में हुई, दासों की संख्या में वृद्धि। लगभग 1,80,000 दास इसके समय में थे। कितने? 1,80,000। इतनी अधिक संख्या थी कि इन दासों की देखरेख के लिए एक नया विभाग खोलना पड़ा। क्या करना पड़ा? एक नया विभाग बनाना पड़ा, और उस विभाग का नाम था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। तो ये नाम याद रखना विभाग का, दीवान ए बंदगान। एक दासों के लिए एक नया विभाग इसने खोला था। और क्या किया इसने कि इसने बाग लगवाए दिल्ली में। बाग लगवाए। कौन से? अंगूर के बाग। अंगूर के बाग। कौन से बाग लगवाए? अंगूर के बाग। इस तरह से 1388 ईस्वी में, याद रखना 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। बस ये 3 शासक याद रखने। एक अंतिम शासक याद रखना इसका, तुगलक वंश का अंतिम शासक, जिसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद था। इसी के समय में, नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय में ही 1398 ईस्वी, बस ये 1388 था 10 साल बाद, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। किसका? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ भारत में। तो ये अभी कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया था कि तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय में हुआ। तो एक याद रख लेना है तुमको कि नासिरुद्दीन मोहम्मद जो अंतिम शासक था तुगलक वंश का, उसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। अब क्या हुआ कि तैमूर लंग ने क्या किया कि भारत को जीत लिया, और भारत को जीतने के बाद वापस चला गया और यहाँ की सत्ता दे दी खिज्र खां को। किसको? खिज्र खां। अब यहाँ खिज्र खां से एक नए वंश की शुरुआत होती है। यहाँ से भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, बस इतना याद रखना है, सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। सैयद वंश की शुरुआत कहाँ से होती है? खिज्र खां से। और कब से? 1414 ईस्वी। यहाँ देखो 1414 ईस्वी में तुगलक वंश समाप्त हो गया और नए वंश सैयद वंश की स्थापना हो गई 1414 ईस्वी में खिज्र खां से। अब इसमें भी 3 नाम याद रखने। खिज्र खां ने दिल्ली पर शासन किया एक नए वंश के नाम से, सैयद वंश के नाम से। इसने कभी भी अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए और कभी भी शाह की उपाधि धारण नहीं की। इसके बाद में शासक बना मुबारक शाह। कौन बना? मुबारक शाह। हाँ, उसने कभी भी अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए और कभी शाह की उपाधि धारण नहीं की। लेकिन मुबारक शाह ने किया, इसने सर्वशाह की उपाधि धारण की। कौन सी? सर्वशाह की उपाधि धारण की। सर्वशाह की उपाधि किसकी थी? मुबारक शाह की। और एक और नाम याद रख लेना, इस सैयद वंश का जो अंतिम शासक था आलम शाह। कौन था? आलम शाह। आलम शाह। बस इसके अलावा इस सैयद वंश में और कुछ भी याद नहीं रखना है अपने को। बस खिज्र खां इसका संस्थापक हो गया, पहला शासक। उसके बाद में इसने कोई शाह की उपाधि धारण नहीं की, लेकिन मुबारक शाह ने सर्वशाह की उपाधि धारण की और अंतिम शासक था वो था आलम शाह सैयद वंश का। इसके बाद में समय आ गया, आलम शाह के बाद में समय आ गया 1451 ईस्वी का। कब का? 1451। तो अपने को ये ध्यान रखना, सैयद वंश एक रूपरेखा के रूप में तुमको याद रखना है। 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक भारत में रहा। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक भारत में शासन करता रहा। इसके बाद में जो शासन आता है तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश का, और सैयद वंश के बाद में जो अंतिम सल्तनत काल का जो अंतिम वंश है वो है लोधी वंश का।
किसका? लोधी वंश का। तो 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना भारत में हो जाती है। और इसमें भी अपने को याद रखना है बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहलोल लोधी।